बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़। इसमें सबसे पहले है हेपेटिक स्टीटोसिस। इसमें अब क्या होता है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ना लिवर में फ़ैट डिपॉज़िट्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक स्टीटोसिस। और ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, यानी कि अगर हम अल्कोहल सेसेशन कर देंगे तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करता रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा के जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी ना इस प्रोसेस में, उसमें वो प्रोटीन और डीएनए के साथ जो है बाइंड करके डैमेज शुरू कर देंगे हेपेटोसाइट्स का। और इसमें जो है ना बंडल ऑफ प्रोटीन बनेगी, यानी कि जो डैमेज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे ना, उनके बंडल को हम कहते हैं मैलरी बॉडीज़। और ये एमसीक्यूज़ होता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हमें मैलरी बॉडीज़ मिलती हैं। और इसके अलावा इसमें एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स भी बनते हैं, जिसको बॉडी एज अ फॉरेन बॉडी के तौर पर ट्रीट करती है, और उसके वहाँ पर जो है न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और वो फिर डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो फिर वो फाइनल और इरिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, और एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़ हो जाती है। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। अब इसमें अल्कोहल कॉज नहीं होगी, ये एसोसिएटेड होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, जिसमें हमारे पास आ जाती है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन डायबिटीज़ और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और डिक्रीज़ एचडीएल। अब इसमें भी क्या होता है कि ओबेसिटी में सबसे पहले तो जब फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगी हेपेटोसाइट्स की, तो उसे हम कह देंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। उसके बाद जब इसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी तो हम इसे कह देंगे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। और उसके बाद इसमें भी ये प्रोग्रेस कर जाता है सिरोसिस में और फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। उसके बाद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही अटैक कर देगा हेपेटोसाइट्स को, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस और हेपेटिक फेलियर हो जाएगा। और इसमें हमें एंटीबॉडीज़ जो पॉजिटिव मिलती हैं, एंटी स्मूथ मसल और एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़। उसके बाद आ जाता है हेपेटिक एन्सेफलोपैथी। इसमें सिरोसिस में जब शंट्स बन जाते हैं तो अमोनिया की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, और वो जब ब्रेन पर जाकर एक्ट करती है तो उसकी वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन आ जाते हैं। अब इसकी या तो हो सकता है कि अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या उसकी रिमूवल कम हो जाए, जैसे कि रीनल फेलियर में हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट में हम लैक्टुलोज देते हैं, जो कि अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। और रिफैक्सिमिन जो है ना, वो अमोनिया प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया का लेवल जो है ना वो कम कर देती है। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं लिवर के ट्यूमर्स। सबसे पहले हेपेटिक हेमेंजियोमा, जिसको हम कैवर्नस हेमेंजियोमा भी कह देते हैं, कि सबसे कॉमन बिनाइन लिवर ट्यूमर है। 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है, और इसमें हम बायोप्सी नहीं करते क्योंकि हेमरेज का रिस्क होता है। उसके बाद फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, ये सेकंड मोस्ट कॉमन लिवर ट्यूमर है, और ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद हिपैटिक एडिनोमा, ये भी बेनाइन ट्यूमर होता है लिवर के एपिथेलियल सेल्स का, और इसकी एसोसिएशन होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ के साथ। उसके बाद हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो सबसे कॉमन मेलिग्नेंट है लिवर का ट्यूमर, और इसकी एसोसिएशन होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। जो बी है वो करवाता है कार्सिनोमा, और सी जो है उससे ज़्यादा होती है सिरोसिस। और इसका जो स्प्रेड होता है वो होता है थ्रू दी ब्लड। और इसकी कंफर्मेशन के लिए हम बायोप्सी करवाते हैं। इसके अलावा हम सीटी और एमआरआई भी करवा सकते हैं। उसके बाद हिपैटिक एंजियोसारकोमा, जो लिवर की ब्लड वेसल्स हैं ना, उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और इसकी एसोसिएशन होती है आर्सेनिक और विनाइल क्लोराइड के साथ। और जो लिवर में जो मेटास्टेसिस आते हैं ना, वो कॉमनली आते हैं जीआईटी, ब्रेस्ट और लंग से। उसके बाद बर्ड कियारी सिंड्रोम है। ये क्या होती है, वीनस आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि यहाँ से लिवर से राइट, लेफ़्ट और मिडल हेपेटिक वेन्स जो हैं वो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं इंफीरियर वीना कैवा में। अगर इनमें से किसी में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या इंफीरियर वीना कैवा का पार्ट जो कि
लिवर में है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसे हम कहेंगे बट-कियारी सिंड्रोम। जब इधर और इसके में ये क्यों हो सकती है, यहाँ पर कोई थ्रोम्बस बन सकता है या बाहर से कोई चीज़ कंप्रेस इसे कर सकती है, तो उसकी वजह से जो है ना कंजेस्टिव लिवर डिज़ीज़ हो जाएगी और हेपेटोमेगाली हो जाएगी। और जो इसके अलावा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है ना, पोर्टल वेन जो है वो गट से न्यूट्रिशनस ब्लड लेकर आ रही होती है। तो जब यहाँ पर कोई थ्रोम्बस बन जाएगा ना पोर्टल वेन में, या उसकी कोई भी आगे जो ब्रांचेज़ होती हैं इंट्राहेपेटिक, वहाँ पे कोई थ्रोम्बस बन जाएगा तो उसे हम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस कहेंगे। और इसमें जो है ना वो हेपेटोमेगाली नहीं होगी, क्योंकि ये लिवर से प्रॉक्सिमल इसकी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। और बाकी इसमें भी वही पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। और ये अगर सुपीरियर वेना मेसेंटेरिक वेन तक चले जाए इसका थ्रोम्बस एक्सटेंशन जो है, तो उसकी वजह से जो है बावल इस्कीमिया हो सकता है। उसके बाद है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये लिवर में तो सिरोसिस के तौर पर प्रेजेंट करती है और लंग्स में एम्फाइसीमा कॉज करवाती है। और ये भी एक जेनेटिक डिज़ीज़ है जो कि यंग पेशेंट में ज़्यादातर प्रेजेंट करती है। और इसमें हमें लिवर में जो है ना PAS पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलते हैं। अब जॉन्डिस जो है इसमें एबनॉर्मल येलोइंग हो जाती है स्किन की या स्क्लेरा की ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। अब इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड है, यानी कि डायरेक्ट भी ज़्यादा हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कब ज़्यादा होगी, जब लिवर ने जो कॉन्जुगेशन कर दी है, अब आगे उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट नहीं हो रही बॉडी से और एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है, तो उसमें हमारे पास कोई बाइल ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, या गॉलस्टोन की वजह से, या बाइल ट्रैक की कोई डिज़ीज़ हो सकती है जैसे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, या कोई डिफेक्ट हो सकता है एक्सक्रीशन का जिसमें ड्यूबिन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम आ जाते हैं। अब इनडायरेक्ट कब ज़्यादा होगी, जब उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रही लिवर में, ठीक है। तो ये एक तो हो सकता है कि हिमोलिसिस ज़्यादा हो रहा है, यानी बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो रही है। दूसरा क्लिगलर नेजार और किल्बर्ट सिंड्रोम में जो है ना इनमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होती, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब मिक्सड है ना उनमें दोनों ही ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद बिनाइन न्यूनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया, जिसको हम फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जोंडस भी कहते हैं, जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है न्यूबॉर्न्स में। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि एक तो फीटल में आरबीसी का टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन कम होता है, या फिर उनका जो लिवर है वो इमेच्योर होता है जो कि अभी ग्लूकोनाइडेशन नहीं कर पाता। इसके अलावा उनकी गट जो है वो स्टीराइल होती है जो कि यूरोबिलिनोजन में उसकी कन्वर्जन नहीं कर पाती। इसके अलावा इसका जो सिनेरियो आता है उसमें आता है कि न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है वो फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है विद येलोइंग ऑफ द स्किन, तो वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और ये विदाउट ट्रीटमेंट ही 1 to 2 वीक्स में जो है ना रिजॉल्व कर जाता है। अब इसमें दो चीज़ें, एक ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस है और एक है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस है ना उसमें क्या होता है कि इनएडिक्वेट मिल्क इनटेक होती है ना, तो उसकी वजह से मेकोनियम भी कम बनता है। मेकोनियम भी कम बनता है, उसमें बिलीरुबिन होती है, उसकी फिर रिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है बिलीरुबिन की, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस होता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है ना, अब ब्रेस्ट मिल्क में होता है बीटा ग्लूक्रोनाइडेज एंजाइम जिसने डी कॉन्जुगेशन करवानी होती है। तो जब ये ज़्यादा डीकंजुगेशन होगी तो वो ज़्यादा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, और फिर वो अगर ब्रेन में जाके डिपॉज़िट कर रहा है ना तो फिर वो कर देगा कर्निक टेरस। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, ये ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में जाकर जो है ना डिपॉज़िट हो जाता है बच्चों में, और इसकी ट्रीटमेंट में हम फोटोथेरेपी करते हैं। उसके बाद बिलियरी एट्रेज़िया है, ये भी एक कंजेनिटल ही कंडीशन है कि जिसमें जो है ना बाइल डक्ट्स जो हैं वो डेवलप नहीं होती नॉर्मली, जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस हो जाती है और बच्चा जो है ना वो परसिस्टेंट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है इवन आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लाइफ। और इसमें जो है हमारे पास गॉल ब्लैडर की भी जो है ना वो एबनॉर्मल हो सकती है या वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो सकती है। उसके बाद हेरिडिटरी हाइपरबिलीरुबिनेमियाज़ हैं, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। अब जो गिलबर्ट और क्लिगनर निजार है ना,
इन दोनों में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज ने कॉन्जुगेशन करवानी होती है बिलीरुबिन की। गिलबर्ट में इसका लेवल कम होता है और लिग्नर में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और इसमें ये जॉन्डिस और कर्निकटेरिस के साथ प्रेजेंट करता है। और जो ड्यूबिन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम है ना, इनमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, यानी कॉन्जुगेशन तो कर दिया लिवर में, अब उसकी एक्सक्रीशन में जो है ना आगे कोई मसला आ जाता है। उसके बाद विल्सन डिज़ीज़ है। विल्सन डिज़ीज़ में क्या होता है कि एक्सेसिव कॉपर की डेपोजिशन हो जाती है बॉडी में, डिफरेंट टिश्यूज़ में। इसमें जो है ना विल्सन डिज़ीज़ की जो है ना प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाती है, ATP7B जो है ना कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पर होती है। अब कॉपर जो है ना वो डिफरेंट टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट करता है और डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जब लिवर में जाकर वो डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस और एक्यूट लिवर फेलियर हो जाएगा। ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होगा तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के साथ या साइकोटिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा। आई में जब डिपॉजिट होगा तो केएफ रिंग्स मिलेंगे हमें, ये भी एमसीक्यू में आता है। उसके अलावा जब ये किडनीज़ में जाकर डिपॉज़िट होगा तो उसकी वजह से होगा रीनल डिज़ीज़। और इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, कॉपर को हमने एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए फिर हम उसकी किलेशन करते हैं विद पेनिसिलामीन या ट्रेंटेरिन। अब इसमें जो अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो गया तो हम फिर लिवर की ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब इसमें जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना, उसमें ये आता है कि सीरम कॉपर लेवल लो होगा और सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल भी लो होगा, यानी कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन भी लो है और सीरम में कॉपर भी लो है, क्योंकि वो टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा जो यूरिन में कॉपर है ना, वो उसका लेवल इसमें ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि आयरन स्टोरेज डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सेस टोटल बॉडी आयरन हो जाता है और ये भी डिफरेंट टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट करता है और उसकी वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसमें HFE जीन की म्यूटेशन होती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है क्योंकि हेप्सिडिन का लेवल कम होता है। हेप्सिडिन ने क्या करना होता है, इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन आयरन की एब्जॉर्प्शन कम करनी होती है। जब ये कम हो जाएगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो है ना लेट प्रेजेंट करता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, और विमेन में उससे भी ज़्यादा लेट प्रेजेंट करता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उसमें आयरन लॉस हो जाता है। अब इसमें जो क्लासिक ट्रायड होता है उसमें है सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस और स्किन पिगमेंटेशन, यानी जब लिवर में डिपॉजिट होगा तो सिरोसिस होगा, पैंक्रियाज में डिपॉजिट होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, और जब स्किन में डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, जिसको हम ब्रोंज डायबिटीज़ भी कहते हैं। और इसमें जो है ना जब ये हार्ट में डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। उसके अलावा इसमें जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है ना, वो इसमें कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है और इसमें भी हमने इसकी किलेशन करनी होती है। ये भी एमसीक्यू में आता है, डेफ्रोक्सामिन के साथ जो है ना हम इसकी किलेशन कर देते हैं। और इसके अलावा हमने रिपीटेड फ्लेबॉटमी करनी होती है और वेनिसेक्शन करनी होती है, यानी वीकली हम ब्लड को जो है ना वो रिमूव करते हैं। उसके बाद बाइल ट्रैक की कुछ डिजीज़ हैं कि जिसमें बाइल डक्ट में कोई मसला आ जाता है। अब कॉन्जुगेशन तो हो गई है बाइल की, उसके अब ऑब्स्ट्रक्शन आगे कोई आ गई है जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से प्रोडाइटिस, जॉन्डिस और डार्क यूरिन, लाइट कलर स्टूल, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। सबसे पहले प्राइमरी सिक्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, इसका कोई मतलब कॉज नोन नहीं है। इसमें क्या होता है कि इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो डक्ट्स होती हैं ना, बाइल डक्ट्स, उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर और डायलिटेशन ऐसे हमें इस तरह से बीडेड अपीयरेंस मिलती है रेडियोग्राफ पे। और इसकी एसोसिएशन जो है ना वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में के साथ होती है और इसमें हमें इनका एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं और इसका जो है ना इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा और गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का। उसके बाद प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, इसका इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बायोडक्ट दोनों इन्वॉल्व थी। इसमें सिर्फ इंट्रा हेपेटिक जो है ना वो इन्वॉल्व है, यानी कि लोब्यूलर बायोडक्ट्स की डिस्ट्रक्शन होती है बाय ऑटो इम्यून रिएक्शन।
और इसमें जो एमसीक्यू आता है कि इसमें एएमए यानी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ जो हैं पॉजिटिव होती हैं और ये बाकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना उर्सोडायोल देते हैं, जिससे गॉल स्टोन मतलब ये नहीं बनने देता या इनको डिज़ोल्व कर देता है। और जो सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस है ना, प्राइमरी में तो हमें कोई कॉज नहीं पता थी, सेकेंडरी में अब वो किसी कॉज की वजह से सिरोसिस हो रही है, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, गॉल स्टोन है, कोई स्ट्रक्चर है या पैंक्रियाज का कैंसर है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और उसकी वजह से फिर फाइब्रोसिस होके बाइल स्टेसिस हो जाता है। बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे।